हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और कैसी चल रही है आपकी तैयारी। तो आज हमारा टॉपिक जो है वो है मगध साम्राज्य का उत्कर्ष। और एक बात और, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, वहाँ पर डेली की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो चलिए, और अगर क्लास पसंद आ रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। तो मगध साम्राज्य का उत्कर्ष। तो मगध के सबसे प्राचीन वंश का संस्थापक कौन था? तो वो था वृद्धरथ था। वृद्धरथ था, और इसकी जो राजधानी थी, इसने अपनी राजधानी बनाई थी ग्रीव्रज, यानी कि जिसे राजगृह भी कहा जाता है। ग्रीव्रज राजगृह वृद्धरथ की राजधानी थी। मगध पर शासन करने वाले शासकों का क्रम। तो इस तरीके से भी प्रश्न आता है, यानी कि क्रम आप लगाने को आ जाता है कि इन्हें क्रम में लगाइए, या ये पूछ लिया जाता है सबसे पहला वंश कौन था मगध साम्राज्य पर, सबसे बाद का कौन था। तो इस तरीके से देख लेते हैं। तो सबसे पहले हर्यक वंश आए, फिर शिशुनाग वंश, फिर नंद वंश और फिर मौर्य वंश। तो ये है मगध पर शासन करने वाले वंशों का क्रम: हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश। तो हर्यक वंश, पहला है हर्यक वंश। हर्यक वंश के जो संस्थापक थे वो बिंबिसार थे। 544 ईसा पूर्व में शासक बने थे बिंबिसार थे। और ये बौद्ध धर्म का, किस धर्म के अनुयायी थे? तो ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। ये अच्छे से याद रखना है, क्योंकि प्रश्न जो बनते हैं वो ऐसे ही बनते हैं। ये किस धर्म के अनुयायी थे? तो ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। और बिंबिसार ने बृहद्रथ को हराकर अंग को मगध में मिलाया था। अंग को मगध में मिलाया था किसने? तो अंग को मगध में किसने मिलाया? तो बिंबिसार ने। बृहद्रथ को हराकर इसने राजगृह का निर्माण कर उसे अपनी राजधानी बनाया था। राजगृह का निर्माण कर उसे अपनी राजधानी बनाया था किसने? तो बिंबिसार ने राजगृह का निर्माण किया और उसको फिर अपनी राजधानी बनाया। और इनके राजवैद्य जो थे वो जीवक थे, जीवक, जो कि महात्मा बुद्ध की सेवा में भी इन्होंने भेजे थे। और इनके बाद जो शासक बनता है वो इनका पुत्र अजातशत्रु बनता है। और जो कि अजातशत्रु, इनके पुत्र अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या करके अजातशत्रु शासक बनता है। तो अजातशत्रु के बारे में देख, अजातशत्रु को कुणिक भी कहा जाता है और इसको पितृहंता भी कहा जाता है, यानी कि पितृहंता। और पितृहंता क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसने अपने पिता की हत्या करके ये शासक बना था। तो इसका उपनाम कुणिक है और पितृहंता भी है। प्रारंभ में जैन धर्म का अनुयायी था। ये प्रारंभ में किसका था? तो जैन धर्म का अनुयायी था। जैन धर्म का अनुयायी था। और इसका जो मंत्री था वो वर्षकार था, जिसकी सहायता से वैशाली पर विजय प्राप्त इसने की थी। वे कहाँ पर? तो वैशाली पर विजय प्राप्त की थी। अब अगला शासक आता है उदयन। अजातशत्रु की हत्या करके गद्दी पर बैठा, यानी कि इनका यही क्रम है कि हर किसी ने इन शासकों में अपने पिता की हत्या की है और तब शासक बना है। तो फिर उदयन ने अजातशत्रु की हत्या कर दी। अजातशत्रु का पुत्र था उदयन। और इसने पाटिल ग्राम यानी कि पाटलिपुत्र की स्थापना। तो ये प्रश्न कई बार बना है, तो ये हो जाता है इम्पोर्टेंट। तो पाटलिपुत्र या पाटिल ग्राम की स्थापना किसने की थी? तो ये उदयन ने की थी। और हर्यक वंश का अंतिम जो शासक था वो नागदशक था, जो कि उदयन का पुत्र था, नागदशक था। और अब आता है शिशुनाग वंश। तो नागदशक की हत्या करके शिशुनाग ने नागदशक की हत्या कर दी और शिशुनाग वंश की स्थापना की। इसकी हत्या जो है वो किसने करी थी? तो शिशुनाग ने। संस्थापक शिशुनाग। और इसने राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली कर ली थी, यानी कि शिशुनाग जो है वो अपनी राजधानी को पाटलिपुत्र से वैशाली ले गया था। और इसका उत्तराधिकारी तो कालाशोक हुआ। शिशुनाग के बाद आता है कालाशोक। और कालाशोक ने अपनी राजधानी को वापस से पुनः पाटलिपुत्र कर लिया, वैशाली से। यानी कि पाटलिपुत्र से वैशाली लेकर गया शिशुनाग और कालाशोक वापस ले आया पाटलिपुत्र। और जो अंतिम राजा था शिशुनाग का वो था नंदीवर्मन। कौन था? नंदीवर्मन। अब आता है नंदवंश। तो नंदवंश का संस्थापक महापद्म नंद, अंतिम शासक घनानंद था। जो संस्थापक था नंदवंश का वो महापद्म नंद था। कौन था? तो महापद्म नंद था। और अंतिम शासक घनानंद था। और यह सिकंदर के समकालीन था। किसके? सिकंदर के समकालीन था। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की मदद से इसे युद्ध में हराया था। तो किसने?
चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था नंदवंश के घराने को, लेकिन किसकी? तो चाणक्य की मदद ली थी, चाणक्य की मदद से। और मगध पर मौर्य वंश की स्थापना की थी। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी मगध पर मौर्य वंश की स्थापना। ठीक, अब देख लेते हैं सिकंदर के बारे में। तो यहाँ से प्रश्न बहुत बनते हैं, कई बार बन चुका है कि सिकंदर का जो युद्ध है वो कहाँ पे हुआ था, उस युद्ध को किस नाम से जाना जाता है, उसके युद्ध को, और ये कब हुआ था, और सिकंदर भारत में कितने समय रहा। ये सब चीजें बार बार पूछी जाती हैं। तो सिकंदर का जन्म 356 ईस्वी में हुआ था। पिता फिलिप्स थे इसके, यानी कि मकदूनिया के शासक, और गुरु अरस्तु थे। गुरु अरस्तु थे सिकंदर के। तो देख लेते हैं भारत पर विजय। तो 326 ईसा पूर्व में इसने भारत में अभियान जो प्रारंभ किए थे, विजय अभियान, वो 326 ईसा पूर्व में प्रारंभ किए। इसका सेनापति जो था वो सेल्यूकस निकेटर था सिकंदर का। और जो युद्ध हुआ था तो उसे हाइडेस्पिस के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। किसे? तो हाइडेस्पिस युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। और ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस किस किस के मध्य हुआ था? तो सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के बीच झेलम नदी पर हुआ था। झेलम नदी पर हुआ था। सिकंदर की सेना ने व्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया था। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप देख रहे होंगे। इसमें फालतू कंटेंट भी नहीं है और कम भी नहीं है कि आपके एग्जाम में कुछ आए और इसमें ना हो। इसे बहुत ज्यादा आपके पीवाईक्यूज देखने के बाद, कई सारी किताबों को देखने के बाद और सारे पीवाईक्यू का एनालिसिस करने के बाद इस कंटेंट को तैयार किया गया है। तो इसे आप फ्री में है तो हल्के में मत लेना, ये मत सोचना कि ये ऐसी है। सिकंदर की सेना ने व्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया था। तो ये प्रश्न भी बना हुआ है पहले कि व्यास नदी को पार करने से किसकी सेना ने इनकार कर दिया था? तो सिकंदर की सेना ने। जबकि झेलम के किनारे जो युद्ध हुआ था, हाइडेस्पिस का युद्ध, सिकंदर स्थल मार्ग द्वारा 325 ईसा पूर्व में भारत से लौटा था, वापस चला गया था। मृत्यु 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में। क्योंकि 325 क्या, 325 मतलब उस वक्त जो ये ईसा पूर्व में ये बैक में चलते थे। सिकंदर स्थल मार्ग द्वारा 325 में चला गया था। और इसकी जो मृत्यु है वो 323 में कहाँ पे हुई? तो बेबीलोन में हुई, जो कि 33 वर्ष की आयु में ही हो गई थी। सिकंदर का जो प्रिय घोड़ा था वो बहुकेफला था। कौन सा था? बहुकेफला। और इसी के नाम पर झेलम तट पर नगर बसाया था एक इसने। अगला पड़ाव देख लेते हैं, यानी कि आगे बात। अब मगध की सत्ता पर मौर्य साम्राज्य का उदय होगा। इसका मौर्य साम्राज्य का उदय, जो कि प्राचीन भारत का सबसे बड़ा साम्राज्य माना जाता है, मौर्य साम्राज्य को। तो अब देखते हैं हम मौर्य साम्राज्य। चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य है, जिसका जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था। ये वैसे जन्म के बारे में बस मैंने लिख दिया है, एक बार फिर भी आपकी नज़र से गुजरा हुआ होना चाहिए, लेकिन जन्म वगैरह तो नहीं पूछा जाता है। सैंड्रोकॉट्स। तो इसको जो सैंड्रोकॉट्स कहा है वो चंद्रगुप्त मौर्य को ही सैंड्रोकॉट्स भी कहा जाता है। और इसकी पहचान विलियम जोन्स ने की थी। सैंड्रोकॉट नाम से जो पहचान की थी वो विलियम जोन्स ने की थी। प्रधानमंत्री। तो इसका जो प्रधानमंत्री था वो चाणक्य था, यानी कि जिसे कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। और इसकी पुस्तक है अर्थशास्त्र, और इससे मौर्य साम्राज्य की राजनीति के बारे में पता चलता है। मौर्य साम्राज्य के बारे में जो पता चलता है वो चाणक्य के अर्थशास्त्र से चलता है। युद्ध तो 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया था। सेल्यूकस निकेटर को 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। निकेटर की पुत्री कार्नेलिया यानी कि हेलेना से विवाह किया था। और सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री का जो विवाह था, जो कि कार्नेलिया हेलेना थी, उसका विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया था। और इनके जो गुरु थे वो भद्रबाहु थे। जैन धर्म की दीक्षा इन्होंने भद्रबाहु से ली थी। मौर्य ने जैन धर्म को अपनाया था, और जैन धर्म की जो दीक्षा थी वो भद्रबाहु से ली थी। भद्रबाहु इनके जैन गुरु थे। यूनानी राजदूत मैगसनीज, और उनकी जो पुस्तक है वो है इंडिका। और मृत्यु तो 298 ईसा पूर्व में श्रवणबेलगोला में हो गई थी। चंद्रगुप्त मौर्य की जो मृत्यु है श्रवणबेलगोला कर्नाटक में हो गई थी। और इन्होंने उपवास रखा था, उपवास संलेखना विधि द्वारा यानी कि उपवास के द्वारा इनकी मृत्यु हुई थी। और श्रवणबेलगोला में, क्योंकि इन्होंने जैन धर्म को अपना लिया था। अब अगला शासक आता है बिंदुसार, जो कि 298 से
59 ईसा पूर्व तक रहा है, 298 से 259 तक रहा है। तो इन चीज़ों को याद रखना कि इनका क्रम क्या है। और इसका जो उपनाम था, इसे अमित्र घात भी कहा जाता है, और अमित्र घात इसको शत्रु विनाशक होने के कारण कहा जाता है। शत्रु विनाशक होने के कारण। संप्रदाय, यह आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय को मानने वाला था। आजीवक संप्रदाय। वायु प्राण में से भद्रसार या वारिसार कहा गया है। तो बिंदुसार को वायु प्राण में भद्रसार या वारिसार कहा गया है। भद्रसार या वारिसार कहा गया है। इसके शासन में तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए थे। तक्षशिला में कितने? तो 2 विद्रोह हुए थे इसके शासनकाल में। तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए, जिन्हें दबाने के लिए सुसीम और अशोक को भेजा था। किसे भेजा था? सुसीम और अशोक को भेजा था तक्षशिला के विद्रोह दबाने के लिए बिंदुसार ने, सुसीम और अशोक को। राजदूत तो डायमिकस था, जो कि सीरियस नरेश अंत्योकस का दूत था। डायमिकस राजदूत जो था वो डायमिकस राजदूत इसके दरबार में आया था। सीरियस नरेश अंत्योकस का द्वारा ही भेजा गया था। अब अगला शासक आता है अशोक। तो इनका क्रम याद रखना, पहले चंद्रगुप्त मौर्य, फिर बिंदुसार, फिर अशोक। राज्याभिषेक के समय अशोक अवंती का राज्यपाल था। जब शासक के रूप में अशोक का राज्याभिषेक हुआ तो उस वक्त अशोक अवंती का राज्यपाल था। क्या था? अवंती का राज्यपाल था। और कलिंग युद्ध तो अशोक के ही समय हुआ है। कलिंग युद्ध ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कलिंग युद्ध के बारे में कई बार आ चुका है पहले भी। राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में कलिंग युद्ध। तो कलिंग युद्ध जब राज्याभिषेक हो गया था उसके 8वें वर्ष में हुआ था, 261 ईसा पूर्व में। राजधानी तोशली पर अधिकार किया था, और कलिंग युद्ध के बाद ही राजधानी तोशली पर अधिकार किया था। बौद्ध धर्म की दीक्षा तो उपगुप्त नामक भिक्षुक से ली थी। बौद्ध धर्म की, अशोक जो है बौद्ध धर्म को मानने लगा था, और बौद्ध धर्म की जो दीक्षा ली थी अशोक ने, तो वो उपगुप्त से ली थी। जबकि चंद्रगुप्त मौर्य ने भद्रभाव से ली थी, उन्होंने जैन धर्म की ली थी। अशोक का धम्म क्या था? तो प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए अशोक ने धम्म की स्थापना की थी, प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए। और इसने श्रीलंका में किस किस को भेजा था? तो इसने अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भी भेजा था। कौन कौन गए थे श्रीलंका? तो इसका पुत्र महेंद्र और संघमित्रा गए थे। तो अब अशोक के कुछ अभिलेख देख लेते हैं, क्योंकि अशोक के अभिलेख ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभिलेख से ज़्यादातर प्रश्न पेपर में जो बनते हैं वो अशोक के अभिलेख से ही बनते हैं। तो अशोक भारत का पहला शासक था जिसने शिलालेखों के माध्यम से, किसके? शिलालेखों के माध्यम से प्रजा को संबोधित किया था। शिलालेखों के माध्यम से प्रजा को संबोधित किया था। तो ऐसा पहला शासक था अशोक। और अशोक के शिलालेखों की जो भाषा थी वो प्राकृत थी। लिपि तो ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और अरमाइक। ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और अरमाइक। खरोष्टी लिपि जो थी वो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। किस तरफ? तो दाईं से बाईं ओर खरोष्टी लिपि लिखी जाती थी। और इसकी जो अशोक के शिलालेखों की जो खोज है 1750 में तो पोदेट्टी फेनथेलर ने की थी। पादेट्टी फेनथेलर ने की थी। पढ़ने में सफलता कब मिली? तो 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने इन्हें पढ़ा था। मिल भी 1750 में ही गए थे, लेकिन ये पढ़े नहीं जा सके थे। इन्हें पढ़ाया 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने। प्रमुख शिलालेख तो पहला शिलालेख में क्या है? तो पशु बलि की निंदा की गई है। प्रथम शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई। दूसरा शिलालेख मनुष्य एवं पशु दोनों की चिकित्सा की व्यवस्था की गई है। 5वां शिलालेख धम्म महामात्रों की नियुक्ति। तो 5 में धम्म महामात्रों की नियुक्ति किसमें है? तो 5वें शिलालेख में। अशोक की तीर्थ यात्राओं का उल्लेख तो 7वां और 8वें में। जबकि कलिंग युद्ध का वर्णन एवं अशोक का हृदय परिवर्तन 13वां, क्योंकि कलिंग युद्ध के बाद अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और उसको बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा था कलिंग युद्ध का। तो ये शिलालेख तो बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट ये मैंने लिखे हुए हैं, क्योंकि सारे पढ़ोगे तो कन्फ्यूज़न होगा और जो प्रश्न बनना होगा वो इन्हीं से बन जाएगा। अब आते हैं मौर्यकालीन प्रशासन में। तो मौर्यकालीन प्रशासन क्या था, क्या क्या व्यवस्था थी? तो अर्थशास्त्र में तीर्थ बताए गए। सर्वोच्च अधिकारी जो थे वो 18। प्रशास्ता यानी कि प्रशास्ता कौन होता था? कारागार का अध्यक्ष। प्रशास्ता किसे कहा जाता था? कारागार का अध्यक्ष। संविधाता राजकीय कोष का अध्यक्ष।
अध्यक्ष कितने? 26। समाहर्ता आर्य का संग्रहकर्ता। समाहर्ता किसे कहा जाता था? आय का संग्रहकर्ता। धम्म महामात्र, तो धम्म महामात्र धार्मिक मामलों का प्रमुख। धम्म महामात्र धार्मिक मामलों का प्रमुख। सामाजिक एवं आर्थिक जीवन। सरकारी भूमि, तो सरकारी भूमि को क्या कहा जाता था? सीता। सीता किसे कहा जाता था? तो सरकारी भूमि को सीता कहा जाता था। यानी कि मौर्य काल में जो सरकारी भूमि होती थी उसे सीता कहा जाता था। बिना वर्षा अच्छी खेती वाली भूमि को अदेव मात्र। अदेव मात्र किसे कहा जाता है? मौर्य काल, तो मौर्य काल में बिना वर्षा के भी जो अच्छी खेती वाली भूमि थी, जहाँ पे बिना वर्षा के भी अच्छी भूमि, ऐसी भूमि है जहाँ पे अच्छी कृषि हो जाती है, तो उसे अदेव मात्र कहा जाता था। अदेव मात्र। गुप्तचर विभाग महामात्य सर्प के अधीन था। महामात्य सर्प के अधीन था गुप्तचर विभाग। तो मौर्य काल में जो गुप्तचर विभाग था वो महामात्य सर्प के अधीन था। और दो प्रकार के गुप्तचर बताए गए हैं, एक संस्था और एक संचारा। संस्था यानी कि एक स्थान पर रहकर, और संचारा यानी कि भ्रमण। संस्था तो एक ही जगह पर रहेगी, लेकिन संचारा यानी कि संचार करते रहना, भ्रमण करते रहना। मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था वो बृहद्रथ था। बृहद्रथ, तो मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था वो बृहद्रथ था, और इसकी जो हत्या है वो इसके पुत्र पुष्यमित्र, नहीं, इसका पुत्र नहीं, मतलब इसके सेनापति, सॉरी कभी कभी हो जाता है, सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की। इसकी हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी थी। और फिर शुंग वंश की स्थापना जो है इसने की थी। किसकी? शुंग वंश की स्थापना, जिसे हम कल अगली क्लास में पढ़ेंगे। और आज की क्लास यहीं तक। और ये मैंने पहले ही बताया है कि इसकी PDF टेलीग्राम पर मिल जाएगी। और अगर क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगली क्लास के लिए कल तैयार रहें। तो अगली इससे आगे के टॉपिक शुंग वंश की स्थापना और शुंग वंश के बारे में कल की क्लास में बताया जाएगा। कल की क्लास आएगी। तो चलिए ठीक है, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं।